my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. तो स्टूडेंट आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे स्टूडेंट, सेशन को लाइक शेयर करेंगे और आज की क्लास में आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है स्टूडेंट्स, तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को देखिएगा कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लोगों का एक समूह है जो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और जीवन यापन करने के उद्देश्य से एक दूसरे में रुचि रखते हैं। क्वेश्चन समझिए अच्छे से स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया गया है। लोगों का एक समूह है जो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और जीवन यापन करने के उद्देश्य से एक दूसरे में रुचि रखते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? बताइएगा। बताइए भाई स्टूडेंट, क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक्सटेंशन का क्वेश्चन है कि वो लोग जो कि एक ग्रुप में रहते हैं, एक समूह में रहते हैं और उनके भौगोलिक क्षेत्र जो है वो भी एक समान है, एक साथ जीवन यापन करते हैं, एक ही उद्देश्य रखते हैं और एक दूसरे में रुचि रखते हैं। वो कौन से लोग कहलाते हैं? संगठन, समुदाय, परिवार और समूह। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? बताइए स्टूडेंट्स, बताइए भाई। क्वेश्चन का देखिए सही आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा स्टूडेंट्स समुदाय, यानी कि कम्युनिटी। ऐसे ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे ग्रुप को हम जानते हैं कम्युनिटी के नाम से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अधिनियम के अंतर्गत दो अलग धर्मों एवं अथवा समुदायों के व्यक्तियों के बीच विवाह के अनुष्ठापन एवं रजिस्ट्रीकरण के प्रावधान दिए गए हैं? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अधिनियम, देखिए जो अधिनियम यहाँ दिए गए हैं इनमें से ही कोई एक अधिनियम है जिसके अंतर्गत दो अलग अलग धर्मों अथवा दो समुदायों के बीच विवाह के अनुष्ठान और रजिस्ट्रीकरण के प्रावधान दिए गए हैं, है ना, कि कर सकते हैं विवाह। ये आपका कौन सा वाला अधिनियम है जो आपका यहाँ पे दिया गया है? बताइए स्टूडेंट्स, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? वो आपका कौन सा अधिनियम होगा? विशेष विवाह अधिनियम, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, या फिर हिंदू विवाह अधिनियम, या फिर पारसी विवाह तथा विवाह विच्छेद? बताइए क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर? सब लोगों को आंसर देना है। ऐसा कौन सा अधिनियम है स्टूडेंट जो कि ये प्रावधान प्रोवाइड करता है? बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा कि भाई जिसमें दो अलग अलग समुदाय या दो अलग अलग जो आपके क्या हैं धर्म के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन वाले, वो भी विवाह कर सकते हैं। बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स? ध्यान से देख लीजिएगा। विशेष विवाह अधिनियम यानी कि द स्पेशल मैरिज एक्ट। ओके, 1954 में हुआ था ये पारित। क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा स्टूडेंट? विशेष विवाह अधिनियम। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपके सामने है, अधिनियम 1936 प्राकृतिक रेशों में सम्मिलित किए जाते हैं। भाई एक अधिनियम पारित हुआ था 1936 में। आपको बताना है कि उस अधिनियम के अनुसार जो प्राकृतिक रेशों में रेशे सम्मिलित हैं वो रेशे आखिर कौन से होते हैं? बताइएगा। बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। अधिनियम 1936 में जो प्राकृतिक रेशे सम्मिलित हैं वो कौन से रेशे हैं, ये आपको बताना है स्टूडेंट। एंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सो मुझे जल्दी से बताइएगा। देखिए क्वेश्चन आपको एक चीज याद रखनी है कि एक कीवर्ड पकड़ लिया करो हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड जो पकड़ना है वो है प्राकृतिक रेशे। और प्राकृतिक रेशे आपको कहाँ दिख रहे हैं स्टूडेंट? कपास, लिनन एंड रेशम। तो यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, बट अगर आपको पता है कि प्राकृतिक रेशे कौन से हैं वही आपको चुनने होंगे, चाहे ऑप्शन कुछ भी हो, क्वेश्चन कुछ भी हो। ठीक है, सो आपको पता है कि कपास, लिनन और रेशम तीनों प्राकृतिक रेशे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस सिद्धांत पर आधारित है? आपको बताना है। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज बेस्ड ऑन विच थियरी? बताइएगा। बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज बेस्ड ऑन विच थियरी? ठीक है, एडवांस ऑर्गेनाइजर, सो ऑर्गेनाइज करने के लिए बिहेवियर को आपका ये मॉडल है। एंड आपको पता है चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आपका। सो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान
किस सिद्धांत पर आधारित है ये आपको बताना है। पुनर्बलन के सिद्धांत पे, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत और अभिप्रेरण का सिद्धांत। बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। भाई सब लोग देखेंगे कि आपका जो ये अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान है ये किस सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो बताइए स्टूडेंट के किस सिद्धांत पे आधारित है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, ये आधारित है थियरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग पे। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत यानी कि बोले जाने वाले शब्दों का अर्थपूर्ण होना, इस सिद्धांत पे आपका ये जो मॉडल है ये क्या है, आधारित है। ओके, सो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, एक तरीके से बेसिकली लैंग्वेज पे डिपेंड करता है ना, लैंग्वेज से रिलेटेड है, बोलने से संबंधित है, सीखने से संबंधित है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित पौधों से लिनन प्राप्त होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो पौधा है जिससे लिनन का तंतु प्राप्त होता है। ठीक है, उसे सन का तंतु भी कहा जाता है कई बार, है ना, उसको फ्लैक्स भी कहा जाता है कई बार। सो लिनन क्या है स्टूडेंट, एक तरीके का नेचुरल फाइबर है। ठीक है, कौन सा फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक में भी कौन सा है स्टूडेंट, सेल्यूलोजिक है ना, सेल्यूलोज पाया जाता है क्योंकि पेड़ की छाल के रूप में आपको प्राप्त होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा फ्लैक्स का पौधा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, क्या दिया गया है स्टूडेंट, ICAR का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है ICAR का अर्थ क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है ICAR की। तो बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। भाई क्वेश्चन ध्यान से देखो एक बार, क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ICAR की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि जितने भी कृषि से संबंधित अनुसंधान होते हैं उसके लिए आपकी ये क्या है, एक संस्था है। ठीक है ना, जो कि क्या करती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी शोध होते हैं उनको डील करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, परिषद को एक विशेष समय में लोगों के बड़े समूह द्वारा स्वीकार की गई शैली के रूप में परिभाषित किया जाता है। भाई इनमें से ना एक टर्म है, उसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि जब एक समय में, एक विशेष समय में एक बड़े ग्रुप के द्वारा किसी चीज़ को स्वीकार किया जाता है, किसी पर्टिकुलर शैली को स्वीकार किया जाता है, उसके लिए हम कौन सा एक पर्टिकुलर शब्द यूज़ करते हैं, है ना। एक विशेष समय में एक बड़े समूह के लोगों के द्वारा जब एक किसी शैली को स्वीकार किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स, बताइए भाई, बताओ उसे किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, फैशन के नाम से जानते हैं। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको फैशन के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, ने यह सुझाव दिया कि इदम अहम और परम अहम व्यक्तित्व के 3 भाग होते हैं। भाई देखो कोई भी एग्जाम हो ना होम साइंस वाला, इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है, साइको एनालिटिकल थियरी से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। सो ये क्या क्वेश्चन है, ने यह सुझाव दिया कि इड, ईगो और सुपर ईगो पर्सनैलिटी के 3 इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं। तो आपको बताना है कि जो इड, ईगो और सुपर ईगो हैं, जो पर्सनैलिटी के पार्ट होते हैं, है ना, वो क्या पार्ट होते हैं, किसने बताई ये बात, है ना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट में, यहाँ पर सिगमंड फ्राइड ने बताई, है ना। ध्यान से देख लीजिएगा, किसने बताई है स्टूडेंट, सिगमंड फ्राइड ने बताई है, क्योंकि इन्होंने अपनी एक साइको एनालिटिकल थियरी दी है जिसमें इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में इन्होंने चर्चा की है। ओके, एंड ये भी बताया है कि इड आपका किस प्रिंसिपल पे आधारित है, प्लेजर के, है ना। देन रियलिटी प्रिंसिपल पे कौन आधारित होता है स्टूडेंट, आपका जो ईगो होता है, एंड आपके जो एक तरीके से मॉरल प्रिंसिपल होता है उस पे आधारित सुपर ईगो होता है ना। इन्होंने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और आपका जो एक कहते हैं ना कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित पदों में से कौन सा सक्रिय अनुबंधन से संबंधित नहीं है। भाई क्वेश्चन दिया गया है ऑपरेट कंडीशनिंग से, एंड ऑपरेट कंडीशनिंग के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है क्लास में। आज आपको बताऊंगी इसके कंपोनेंट्स के बारे में। सो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जो ऑपरेट कंडीशनिंग है स्टूडेंट, ये आपको पता है ये भी चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित है
है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा टर्म है जो ऑपरेट कंडीशनिंग से संबंधित नहीं है, और जो रिमेनिंग है वो उसी से संबंधित होंगे, है ना। सो हमें नहीं वाला स्टेटमेंट चुनना है कि ऑपरेट कंडीशनिंग से संबंधित कौन सा शब्द हमारा यहाँ पे नहीं है। नॉट वाला स्टेटमेंट हमें चुनना है। सो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतः दृष्टि, यानी कि इनसाइट, अंदर की चीज को पहचानना, है ना। क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर? अंतः दृष्टि, अंदर की चीज को पहचानना, यानी कि अपने मन की बात को पहचानना, है ना। सो यहाँ पे मैं आपको दो शब्दों का मतलब और बताना चाहूंगी जो कि नए हो सकते हैं आपके लिए। एक है शेपिंग और दूसरा है विलोपन, है ना, यानी कि एक्सटिंक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? शेपिंग का मतलब क्या है? शेपिंग का मतलब ये है कि एक ऐसी फॉर्म जिससे आप बिहेवियर को क्या करते हैं? मॉडिफिकेशन करते हैं उसमें, है ना। शेपिंग का मतलब क्या है? कि किसी के व्यवहार में परिवर्तन लाना, है ना, शेप करना, उसको आकार देना, परिवर्तन लाना। एंड विलोपन का मतलब क्या है स्टूडेंट? ये एक ऐसा प्रोसेस समझ लीजिएगा कि जब आपको अंदर से ना एक पॉजिटिव फील आनी बंद हो जाती है, कि आपको खुद कोई चीज़ ना अंदर से उत्साहित ही नहीं कर रही है, आपको मोटिवेट ही नहीं कर रही है, लैक ऑफ मोटिवेशन, जिसकी वजह से आपका रिन्फोर्समेंट बिल्कुल स्टॉप हो जाता है एंड आप कुछ भी नया नहीं करना चाहते, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। एंड रिन्फोर्समेंट के बारे में आप जानते ही हैं, किसी को उत्साहित करना, चाहे वो पुरस्कार के थ्रू हो या किसी भी चीज़ के थ्रू हो, सो लर्निंग को बढ़ाने के लिए रिन्फोर्समेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा पहचाना गया सहकारी अधिगम का एक तत्व है? बताइए भाई, आपको बताना है कि जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा पहचाना गया सहकारी अधिगम का एक तत्व कौन सा है। सो कोऑपरेटिव लर्निंग की यहाँ पे बात चल रही है कि कोऑपरेटिव लर्निंग का कौन सा यहाँ पे एक क्या है? फैक्टर है, वो आपको पहचानना है स्टूडेंट्स। तो बताइएगा कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। जो जॉनसन एंड जॉनसन ने एलिमेंट चुना है कोऑपरेटिव लर्निंग का, कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में सब लोग जानते हो ना, जब बच्चे को एक टीम में रह के काम करना सिखाया जाता है, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन के साथ, सहभागिता के साथ, है ना, कि वो पार्टिसिपेशन सबके साथ दिखाए, भले ही वो एक इंडिविजुअल प्लेयर की तरह काम करे, पर उसका रोल सबके साथ रहना चाहिए। सो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस यहाँ पे आपका सही आंसर बन जाएगा। सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं सकता भाई, सहभागिता की बात चल रही है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकता, सहभागिता की बात चल रही है। वर्चुअल इंटरेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन सहभागिता की बात चल रही है। सो जब सब लोग एक ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तभी तो सहभागिता होगी ना। तो क्या नीड है यहाँ पे वर्चुअल की? लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा तो फिर कैसे ही सहभागिता होगी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होगी तो कैसे ही सहभागिता होगी, है ना। यही आपका यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, पैनल चर्चा में दर्शकों का सामना करने वाले अर्धवृत्त में कुल कितने विशेषज्ञ बैठे रहते हैं? आपको पता है जब पैनल में चर्चा चलती है ऐसे होता है हाफ सर्कल में, तो यहाँ लोग बैठे रहते हैं, है ना, और यहाँ पे वो व्यक्ति होता है जिसके साथ वो चर्चा होती है। तो आप बताइएगा कि जो पैनल चर्चा होती है उसमें जो दर्शकों का सामने करने वाले अधिवृत्त में कुल विशेषज्ञ बैठे रहते हैं, मान लीजिए यहाँ कौन है? ये सारे दर्शक हैं, है ना, ये दर्शक हैं और ये वो लोग हैं जो सामना कर रहे हैं दर्शकों का। तो कितने लोग यहाँ पे बैठे होते हैं अर्धवृत्त में, आधे गोले में जो बैठे हुए लोगों की संख्या होती है कितनी होती है स्टूडेंट? बताइएगा जल्दी से। 4 से 6 होती है। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा कितनी होती है? 4 से 6 होती है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, चिकनी फिनिश के साथ कपड़े का उत्पादन करने के लिए एक आवश्यक प्रारंभिक प्रक्रियाओं में से एक कौन सी प्रक्रिया है? इज वन ऑफ द एसेंशियल प्रॉपर्टी प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ फैब्रिक विद स्मूथ फिनिश। बताइएगा, प्रिपरेटरी प्रोसेस आपको बताना है, प्रिपेयर कर रहे हो आप कपड़े को एक चिकनी सतह के लिए, सो वो कौन सा प्रिपरेटरी प्रोसेस है जो आपका पहले किया जाएगा? बताइए, सीजिंग, ब्लीचिंग, टैंटरिंग, नक्काशी, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? बताइए भाई। अब यहाँ पे टेंटरिंग के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। जो टेंटरिंग होती है स्टूडेंट, ये वार्प और वेफ्ट यार्न ना जब कई बार क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, इनके एंगल्स बिगड़ जाते हैं, कपड़े का डायमेंशन बिगड़ जाता है प्रोसेसिंग के दौरान, तो उसको सही करने के लिए, उसको खींच के वापस उसके डायमेंशंस में लेकर आने के लिए टेंटरिंग का प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि वो वापस अपने शेप में आ जाए।
जनरली ये प्रोसेस वूल पे किया जाता है, ऊन पे किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, जनरली इस प्रोसेस को वूल पे करते हैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीजिंग। ओके, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सीजिंग, क्योंकि सीजिंग का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप कपड़े की जो सरफेस है उसे इवन बनाने की कोशिश करते हो, समान बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है। और ये एक तरीके का कौन सा प्रोसेस होता है स्टूडेंट, मैकेनिकल प्रोसेस होता है, यानी कि एक तरीके का स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि यांत्रिक विधि है, यानी कि यहाँ पे केमिकल का यूज नहीं हो रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका केमिकल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है रोलर्स का, मशीन का इस्तेमाल हो रहा है स्टूडेंट, है ना। सो मैकेनिकल प्रोसेस होता है एक तरीके का। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, क्या दिया गया है। आवास के लिए स्थान वितरण की योजना बनाते समय निम्नलिखित नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देखो अच्छे से, क्वेश्चन क्या दिया गया है, आवास के लिए स्थान वितरण की योजना बनाते समय निम्नलिखित नहीं होना चाहिए। आप अपने घर के लिए क्या कर रहे हो, जो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है, जो स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए एक प्लानिंग तैयार कर रहे हो, तो क्या नहीं होना चाहिए, ये आपका ऑप्शन होना चाहिए। बताइए, बाहरी दृश्य के साथ घर के भीतर भी एकांतता, फर्नीचर, दरवाजे तथा खिड़कियों के उचित स्थापन, समय और ऊर्जा की बर्बादी को कम करने के लिए सघन कार्य क्षेत्र, कमरों के आकार आयताकार होने की जगह वर्गाकार होने चाहिए। तो क्या होगा आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर, बता दीजिएगा। अब नहीं वाला ऑप्शन चुनना है, ये भी ऑप्शन में पहले ही देख लीजिएगा कि आपको नॉट वाला ऑप्शन चुनना है, पॉजिटिव आंसर नहीं चुनना। क्या नहीं होना चाहिए, है ना। सो क्या नहीं होना चाहिए वो आपको बताना है स्टूडेंट्स। सो बताइए मुझे कि क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बताओ भाई, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस के बच्चे क्वेश्चंस को देखो और आंसर लगाना शुरू करो और बताओ कि यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बताइए भाई। अगर देखो हम क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, आंसर बनेगा स्क्वायर रूम्स रेदर देन रेक्टेंगुलर रूम, है ना। ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि कमरों के आकार आयताकार होने की जगह वर्गाकार होना, है ना। यही वो आपका ऑप्शन है जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से देखो, CAI से क्या तात्पर्य होता है, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, बताइए मुझे कि क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। जो CAI है, CAI की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको बताना है, बताओ भाई जल्दी से। सब लोग बताएंगे कि CAI की फुल फॉर्म क्या होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो ये CAI है ये है क्या, ये बेसिकली एक ऐसा आपका सॉफ्टवेयर है जो एक इंडिविजुअल को हमेशा गाइड करता है कि वो कैसे कुछ नया सीख सकता है, कैसे वो अच्छी एजुकेशन ले सकता है। तो कंप्यूटर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं बेटरमेंट के लिए, एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए कुछ हेल्पफुल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जिससे कि गाइड हो सके, एक पर्सन को एक गाइडेंस मिल सके, उसको हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस के नाम से जानते हैं। और यही यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यही आंसर सही हो जाएगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक इंडिविजुअल को गाइड करता है, हेल्प करता है एक बेटर ट्रेनिंग के लिए, एक बेटर एजुकेशन के लिए। ओके चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, समेकित बाल विकास सेवा योजना शुरू हुई थी, ICDS की बात चल रही है कि ICDS को कब शुरू किया गया था। तो क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर। ICDS की फुल फॉर्म क्या है, द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। सो बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए आपकी ये सर्विस है, ठीक है। 0 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए काम करती है, ठीक। कब शुरू की गई थी, 1975 में शुरू की गई थी। एंड एक क्वेश्चन ICDS से आना भी लगभग फिक्स रहता है क्योंकि ये टॉपिक होम साइंस का बड़ा फ्रेंडली टॉपिक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्या दिया गया है। भारत में गृह विज्ञान शिक्षा प्रदान करने वाला पहला संस्थान कब स्थापित हुआ था। क्वेश्चन ध्यान से देखो, जो आपका पहला संस्थान था स्टूडेंट जिसने भारत में होम साइंस एजुकेशन देना शुरू किया, वो संस्थान आखिर भारत में कब स्थापित हुआ था। यही आपको बताना है कि वो पहला संस्थान कौन सा था भारत में जिसने होम साइंस एजुकेशन प्रोवाइड करनी शुरू की थी। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा।
फर्स्ट इंस्टीट्यूशन imparting होम साइंस एजुकेशन इन इंडिया was established in 1932? यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, पितृसत्तात्मक परिवार वे परिवार हैं जहां क्या होता है, बताओ भाई। आपको बताना है जो पैट्रियार्कल फैमिलीज होती है वो इनमें से कौन सी फैमिलीज होती हैं, बताइए क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर। पितृसत्तात्मक परिवार वे परिवार हैं जहां क्या होता है, माँ का अधिकार सर्वोच्च होता है, परिवार का वंश पिता के द्वारा होता है, परिवार के मुखिया माता और पिता दोनों होते हैं, या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, बताओ। क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट्स, बताइए एक बार। भाई ध्यान से देखो, क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा परिवार का वंश पिता के द्वारा होता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि जो परिवार का वंश है वो किसके द्वारा होता है स्टूडेंट, पिता के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं उनमें पूरी होल एंड सोल जो अथॉरिटी रहती है वो किसकी रहती है, पिता की रहती है ना, यानी कि पिता ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसे परिवारों में। ओके, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित अवधि के लिए दी गई आय में खर्च करने और बचत करने की एक योजना को क्या कहते हैं। भाई क्वेश्चन देखो काफी अच्छा है, एक निश्चित अवधि के लिए दी गई आय में खर्च करने और बचत करने की एक योजना को क्या कहा जाता है। भाई टाइम पीरियड क्या है, निश्चित है, उसी में आय में खर्च करने की जो बचत है, एक निश्चित अवधि के लिए दी गई आय में खर्च करने और बचत करने की जो एक योजना है, खर्च भी है, आय भी है, अवधि भी निश्चित है और बचत भी है, इस चीज को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, बजट कहा जाता है। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा, इसे हम किस नाम से जानते हैं, बजट के नाम से जानते हैं। जब अवधि निश्चित है, आय फिक्स है, खर्चा होना है और फिर जो बचत होगी उस पूरे प्रोसीजर को हम क्या कह रहे हैं, बजट कह रहे हैं। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छी रोशनी के लिए आवश्यक ल्यूमेन की संख्या की गणना की जाती है। भाई क्वेश्चन देखो अच्छे से, एंड ये यूजीसी नेट लेवल का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छी रोशनी के लिए आवश्यक ल्यूमेन की संख्या की गणना की जाती है। अब यहाँ पे आप लोग सोच सकते हो कि मैम ये ल्यूमेन होता क्या है ना, जो ये ल्यूमेन वर्ड दिया गया है ये है क्या। सो स्टूडेंट ये लाइट की मेजरमेंट एक यूनिट समझ सकते हो आप, है ना, अकॉर्डिंग टू एरिया। ये क्या समझ सकते हो, एरिया के अकॉर्डिंग लाइट की मेजरमेंट यूनिट समझ सकते हो ल्यूमेन को। इतना ध्यान रखिएगा कि आपके एरिया के अकॉर्डिंग जो लाइट की मेजरमेंट यूनिट है उसे ल्यूमेन कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई स्टूडेंट्स, बताओ जल्दी से कि क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। आपको पता चल गया ना कि ल्यूमेन क्या है, ल्यूमेन आपकी एक मेजरिंग यूनिट है लाइट की अकॉर्डिंग टू द एरिया। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कमरे का क्षेत्रफल वर्ग फुट मल्टीप्लाई ल्यूमेन आवश्यकता प्रति वर्ग फुट। इतना ध्यान रखिएगा, है ना। सो जो कमरे का क्षेत्रफल है उसे हम वर्ग फुट में लेंगे, प्लस ल्यूमेन की आवश्यकता प्रति वर्ग फुट में ली जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, बिल ग्लेजर द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर 3000 से अधिक डिजाइन तत्वों की लाइब्रेरी के साथ डिजाइन विवरण की पिक्शनरी प्रस्तुत करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताना है आपको, बताइए भाई जल्दी से। क्वेश्चन देखिएगा, बिल ग्लेजर द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर 3000 से अधिक डिजाइनों वाली जो एक लाइब्रेरी के साथ डिजाइन विवरण है उसकी पिक्शनरी प्रस्तुत करता है। अब देखो जहाँ पे पिक्चरों का कॉम्बिनेशन है वो पिक्शनरी है, जहाँ शब्दों का कॉम्बिनेशन है वो डिक्शनरी है, इतना याद रखिएगा। तो बताइए ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर, ये आपको बताना है। बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ बताओ जल्दी से। क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, इज अ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय बिल ग्लेजर विच प्रेजेंट्स डिक्शनरी ऑफ डिजाइन डिटेल विद अ लाइब्रेरी ऑफ ओवर 3000 डिजाइन एलिमेंट्स।
क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट? स्नैप फॉर्चून। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्नैप फॉर्चून। अब स्नैप आप जानते हो कि वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? फोटोग्राफ्स के लिए यूज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अच्छा भी है। उद्यमिता विकास के लिए प्रेरणा निम्न पर आधारित हो सकती है। ओके, मोटिवेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैन बी बेस्ड ऑन। बताइएगा, उद्यमिता विकास के लिए जो प्रेरणा है वो निम्न पर आधारित हो सकती है: रचनात्मकता पे, नई सोच पे, सफल महिला उद्यमी पे, एंड उपयुक्त सभी पे। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बताइए भाई, जो आपकी उद्यमिता विकास के लिए प्रेरणा है वो निम्नलिखित में से किस पे आधारित हो सकती है? उपयुक्त सभी पे आधारित हो सकती है। जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी उतना ज़्यादा मोटिवेशन, जितनी ज़्यादा अच्छी थिंकिंग, जितनी ज़्यादा न्यू थिंकिंग, जितनी ज़्यादा वैरायटी उतनी अच्छी मोटिवेशन, प्लस जितना ज़्यादा एक सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर होगी उतनी ज़्यादा मोटिवेशन, है ना? सो क्या होगा? मॉडिफिकेशन आप कह सकते हो, ये तीनों चीज़ों में मॉडिफिकेशन कर लो, मोटिफिकेशन आपका क्या हो जाएगा? इन तीनों में मॉडिफिकेशन होगा, सो मोटिवेशन आने लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलो क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा विटामिन कोशिका झिल्ली का प्रमुख वसा में घुलनशील ऑक्सीकरण रोधी है? बताइएगा। Which vitamin is a major lipid soluble antioxidant in cell membrane? और जब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए और हमें एक भी शब्द ऐसा मिल जाए जो जाना पहचाना हो, तो आंसर लगाने में देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मुझे बस एक ही शब्द नजर आ रहा है, वो है ऑक्सीजन रोधी, है ना? यहाँ पे मुझे सिर्फ ये एक वर्ड समझ में आ रहा है, एंटीऑक्सीडेंट एंड ऑक्सीकरण रोधी। इसके अलावा मैं कुछ देखना ही नहीं चाहती, तो मुझे यही वर्ड समझ में आ रहा है। और आपको इन सारे ऑप्शंस में से देख के आंसर भी बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आंसर हो जाएगा विटामिन ई, क्योंकि वही तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है ना। प्लस विटामिन सी भी होता है, विटामिन ए भी होता है ना? सो आपका ए सी ई को मानते हैं, बट यहाँ पे ई है तो हम ई को आंसर लगा देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखो भाई, आंखों का रंग, चेहरे की विशेषताएं आदि आमतौर पर किस चीज से प्रभावित होते हैं? आपको बताना है। द कलर ऑफ आई, फेशियल फीचर्स आर यूजुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय। बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट्स? आपको क्या बताना है कि आंखों का रंग, चेहरे की विशेषता आदि आमतौर पर किस चीज से प्रभावित होते हैं? बताइए किस चीज से प्रभावित होती हैं आपकी ये सारी चीजें? देखिए, आंखों का रंग, चेहरे की विशेषता, इन दोनों की बात चल रही है। दोनों आपके क्या होते हैं? विजिबल होते हैं, है ना? क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? वंशानुक्रम। ध्यान से देख लीजिएगा, क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर? वंशानुक्रम, यानी कि हमारी हेरिडिटी से प्रभावित होते हैं। ओके, पेरेंट्स में जैसे होंगे वैसे ही हमारे अंदर भी दिखाई देंगे। कहते हैं ना, बेबी किस पे गया है? पापा पे, मम्मी पे, दादी पे, दादा पे, ऐसा बोलते हैं ना स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन है, वह दिशा जिसमें विकास सिर से शुरू होकर पैरों की ओर बढ़ता है क्या कहलाता है? बताइएगा। आपको बताना है कि जब डेवलपमेंट होता है ना, और डेवलपमेंट कैसे होता है स्टूडेंट? सिर से शुरू होकर पैर की तरफ जाता है, यानी कि हेड टू टो जाता है। तो बताइए ये कौन सा डेवलपमेंट होता है ना? आपको पता है ना, दो तरीके से डेवलपमेंट होता है, एक सिर से पैर की ओर, एक केंद्र से परिधि की ओर, है ना? सो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सो आपको ज्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए आंसर लगाने में। तो क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा स्टूडेंट्स सफेलो कैजुअल। ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा सफेलो कैजुअल। इसका मतलब ये है कि जो इसके अपोजिट है, यानी कि केंद्र से परिधि है, वो आंसर कौन सा होगा? प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो दोनों वर्ड याद कर लो, जरूरी नहीं यहाँ पे ये क्वेश्चन है, एग्जाम में इसका अपोजिट भी हो सकता है। सो सफेलो कैजुअल में होता है सिर से पैर की तरफ, और प्रॉक्सिमो डिस्टल में होता है अंदर से बाहर की तरफ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्न में से कौन सा ग्रह विज्ञान का नाम है? आपको बताना है कि इनमें से होम साइंस के अनदर नेम कौन कौन से होते हैं? होम इकोनॉमिक्स, डोमेस्टिक साइंस, हाउस होल्ड आर्ट्स और उपयुक्त सभी। बताइए क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? भाई निम्नलिखित में से कौन से ग्रह विज्ञान के अनदर नेम भी होते हैं? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, कि जो होम साइंस के अनदर नेम होते हैं वो ये तीनों ही नेम होते हैं।
आपको अब से पहले मैंने काफ़ी सारे एमसीक्यूज कराए हैं जहाँ पे आपको पता है कि होम इकोनॉमिक्स वर्ड भी आया है आपके सामने, एंड आपके सामने डोमेस्टिक साइंस भी आया है, बट हाउस होल्ड आर्ट्स नहीं आया है। तो ये आपके लिए एक नया ऑप्शन है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो अब आप इसे भी ध्यान रखिएगा, क्या पता ऑप्शन में ये तीसरा वाला नाम भी कभी चुनने के लिए आपको मिल जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, वह स्तर जो रैखिक आयतन और द्रव्यमान मापने में आंका जाता है। द स्टैंडर्ड्स दैट आर जज इन लीनियर वॉल्यूम और मास मेजर्स दैट आर गुणात्मक स्तर, लचीला स्तर, मात्रात्मक स्तर, व्यक्तिपरक स्तर। बताइएगा, यानी कि वो कौन सा स्टैंडर्ड है स्टूडेंट जहां पे आप किसी चीज का आयतन, किसी चीज का जो द्रव्यमान है, किसी चीज का जो रैखिक है, आप उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं। वो गुणात्मक होता है, लचीला होता है, मात्रात्मक होता है या व्यक्ति परक होता है, ये आपको बताना है। तो बताइए मुझे। अब देखो यहाँ पे बात चल रही है लीनियर की, वॉल्यूम की, है ना, एंड मेजर की, मेजरमेंट की। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे? मास मेजरमेंट की। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मात्रात्मक स्तर, है ना, मापने की बात चल रही है ना। हम तीनों ही सूरतों में किसकी बात कर रहे हैं? मापने की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? क्वांटिटेटिव स्तर या क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि अगर आप ट्राइग्लिसराइड में कोलेस्ट्रॉल को मिला देंगे, यानी कि कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स को मिला देंगे, प्लस आप उसमें फॉस्फोलिपिड को मिला देंगे, है ना, एंड देन आप उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, जो आपके एपिलॉय प्रोटीन्स होते हैं उनको मिला देंगे, और फिर जो ग्लोब्यूल्स बनेंगे वो कौन से ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये आपको बताना है। सो चलिए बताइए जल्दी से कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। भाई हमने ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड एपिलॉय प्रोटीन्स, इन सबको मिला दिया और ग्लोब्यूल्स बन गए। वो ग्लोब्यूल्स जो बने हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? बाइल के नाम से, जाइमोजिन्स के नाम से, काइम के नाम से, और काइलोमाइक्रॉन्स के नाम से। बताइएगा क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। भाई सबको आंसर देना है, बताओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? इन सारी चीजों को अगर आपने प्लस कर दिया तो क्या बन जाता है स्टूडेंट? काइलोमाइक्रॉन्स बन जाते हैं। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बनते हैं स्टूडेंट? काइलोमाइक्रॉन्स बनते हैं, और ये सब फैट से संबंधित शब्द हैं आपके, कुछ नया नहीं है, फैट से संबंधित है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, ग्राफिक्स, पाठ्य, वीडियो, ध्वनि और एनिमेशन के संयोजन वाली सूचना क्या कहलाती है? आपको बताना है स्टूडेंट्स, ग्राफिक्स, पाठ्य, वीडियो, ध्वनि और एनिमेशन के संयोजन वाली सूचना क्या कहलाती है? बहुआयामी, बहुकार्यक्रम, मल्टीमीडिया, बहुप्रक्रिया। बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सब लोगों को आंसर देना है। ग्राफिक्स, पाठ्य, वीडियो, ध्वनि और एनिमेशन के संयोजन वाली सूचना क्या कहलाती है? बताइए स्टूडेंट्स, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? बताओ बताओ भाई जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ऐसी जो भी सूचना होती है स्टूडेंट जिसमें आपके ग्राफिक्स भी हो, टेक्स्ट भी हो, वीडियो भी हो, साउंड भी हो, एनिमेशंस भी हो, उन्हें किस नाम से जानते हैं? मल्टीमीडिया के नाम से जानते हैं। ये एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ऑडियो विजुअल एडेड से, है ना। तो आपके मीडिया से क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं क्वेश्चंस क्या दिया गया है स्टूडेंट। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। विटामिन ई को नाम से भी जाना जाता है। जो आपका विटामिन ई है उसे किस नाम से भी जाना जाता है? बताइएगा भाई। क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सो मुझे बताइए कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? जो विटामिन ई है उसे किस अनदर नेम से जाना जाता है? उसको जानते हैं स्टूडेंट किस नाम से? एंटी स्टर्लिटी विटामिन। ध्यान से देख लीजिएगा, उसे किस नाम से जाना जाता है? एंटी स्टर्लिटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक ऐसा विटामिन जिसकी जरूरत हमें रिप्रोडक्शन के लिए पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर किसी को रिप्रोडक्शन करना है, प्रजनन करना है, तो विटामिन ई बॉडी में होना जरूरी है, अदरवाइज तो इनफर्टिलिटी हो जाती है। ओके, यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का होमवर्क क्वेश्चन और दिखा देते हैं आप लोगों को, जो आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है, आंसर देना है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, पार्श्वनेट का अवधि काल जन्म के पश्चात होता है। पीरियड ऑफ पार्श्वनेट कवर आफ्टर बर्थ
ये आप लोगों का क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन। सो आई होप स्टूडेंट आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर लिख के बताओ, और बताओ कि क्लास कैसी लगी। रेगुलर क्लासेस के टाइम पे क्लास को ज्वाइन किया कीजिएगा, स्टडी करते रहिएगा, जो भी एग्जाम्स आपके सामने आ रहे हैं उन्हें क्वालिफाई करते रहिएगा, सो तैयारी को बेहतर बनाते रहिएगा। तो बाय स्टूडेंट, गुड नाइट, टेक केयर, कल फिर से मिलते हैं, टाटा।